बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, आप देख रहे हैं कम्युनिटी टॉक और मैं हूं आपका होस्ट तारिक भट्टी। मेरे साथ आज मेहमान हैं, बहुत ही काबिल एहतराम मेरे उस्ताद जनाब इमरान खान साहब। सीनियर कॉलमिस्ट हैं, कालिम निगार हैं, एंकर पर्सन है और बड़ी मेहरबानी सर आपने टाइम दिया। आज हमारा जो टॉपिक है वो सर सभी पीटीएम के जो तहरीक है उस हवाले से हम बात करेंगे। उसके हवाले से जो क्या वो गेम दे रहे हैं, इस्तीफे भी देंगे और उसके अलावा इंडिया में जो किसान मूवमेंट है उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो सर थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, जो पीडीएम इस वक्त जलसे जुलूस निकाल रही है, आप इस आज के लाहौर के जलसे से स्टार्ट करते हैं। आप क्या समझते हैं, ये कामयाब शो था पीडीएम का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्टी साहब, सबसे पहले तो बड़ा शुक्रिया, मुझे आपने आज इनवाइट किया अपने शो में। बड़ा अच्छा शो है आपका। अब आ जाते हैं आज के जलसे की तरफ। तो मैं देखे जलसा, ये कहना कि ये कामयाब शो था या फ्लॉप शो था, ये सानवी चीजें होती हैं। असल तो देखना, ये हमारे यहाँ ना बड़े एकदम से कारखाना फैसले कर लिए जाते हैं और कह दिया जाता है जी जलसा तो बिल्कुल फ्लॉप है या जलसा। अगर आप मुस्लिम लीग नून वालों से पूछेंगे तो वो कहेंगे जी वहां तो अवाम का समंदर था, लाखों लोग थे, पता नहीं कितने लाख लोग थे वहां, तो तिल दर्दने की जगह नहीं थी। लेकिन मैं जाती, अगर आप गैर जानिबदाराना राय पूछें तो गुजारिश ये है कि एक ये मुनासिब जलसा था, जिसको ना आप फ्लॉप शो कह सकते हैं और ना इंतहाई कामयाब जलसा कह सकते हैं। इसमें को तकरीबन मेरे ख्याल से को 40,000 के करीब लोग मौजूद थे, लेकिन ये जलसा इससे कहीं बेहतर हो सकता था। आज मुस्लिम लीग नून को अगर सबसे ज्यादा कमी को महसूस हुई होगी तो वो हमजा शहबाज की कमी महसूस हुई होगी, क्योंकि हमजा शहबाज अगर आज एक्टिव होते, जेल में ना होते, तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती। क्योंकि हमजा शहबाज का जो कारकुनों की सतह तक राबता है, जो पेनिट्रेशन है, और खास तौर पे पिछली 2 दहाइयों में उन्होंने पंजाब में जितना वर्क किया, तो वो लोग ज्यादा इकट्ठे कर सकते थे। उसके बाद फिर आज आप देखें कि जो मौसम की शिद्दत थी और उसके बाद फिर कोरोना का मामला, तो ये सारी चीजें अगर आप देखें तो आज मुनासिब एक जलसा किया पीडीएम ने, और जो उनके मुकासिद थे एक शो लगाना, वो उन्होंने बहरहाल शो लगा लिया अपना। सर, ये जो धमकियां दे रही है पीडीएम के हम इसको जो है वो इस्तीफे दे देंगे और इस्तीफों के बाद हुकूमत जो है वो अपने घर को चली जाएगी, और इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि एक साइड पे मालूम हो रहा है कि शायद जो सिंध गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की, वो इस्तीफे ना दे, तो आपका क्या एनालिसिस है, क्या हो सकता है इस हवाले से? बट साहब, मैं माफी चाहता हूँ, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं सुन पा रहा। सर, मैं मेरे अर्ज करने का मकसद ये है कि जो पीडीएम इस्तीफों का जिक्र कर रही है कि इस्तीफे हम देंगे, क्या वाकई ही पीडीएम इस्तीफे देगी? सर, पीडीएम इस्तीफे देगी या धमकियां हैं? हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? सर, आवाज आ रही है आपको? सर, आवाज जी आ रही भट्टी है? साहब, अब जी अब आ गई है जी, अब बना। जी जी। सर, मेरे अर्ज करने का मकसद ये है कि पीडीएम जो धमकियां दे रही है कि हम जो है वो अपना इस्तीफे देंगे, तो क्या पीडीएम इस्तीफे देगी? देखें, जो आज पीडीएम ने फैसला किया है या आज जो पीडीएम की तरफ से ऐलान किया गया है, उसके मुताबिक तो उन्होंने यही कहा है कि जनाब वो इस्तीफे देंगे। अगरचे उन्होंने आज भी इस्तीफों की किसी डेट का ऐलान नहीं किया, लेकिन ये उन्होंने जरूर कहा है कि जी हम जो है ना इस्तीफे दे देंगे, हम लॉन्ग मार्च करेंगे, और हम जब लॉन्ग मार्च करेंगे तो अपने इस्तीफे लेके जाएंगे इस्लामाबाद में। तो देखें, अब उन्हें अगर वाकई उन्होंने को इस तरह का फैसला कर लिया है, तो फिर तो उन्हें फिर फैसले पे अमल भी करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक वो कोई इस हवाले से फाइनल डेट नहीं बता रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आप
आपका सर क्या एनालिसिस है? आपने बहुत सारी गवर्नमेंट्स देखी हैं, आपने सारी जो मूवमेंट है इमरान खान की वो भी बड़ी गौर से देखी है। खान साहब ने भी इस्तीफे दिए थे पीटीआई ने, लेकिन अभी तक वो जो है वो नून की गवर्नमेंट ने उनको कबूल नहीं किया था, मंजूर नहीं किया था। क्या आप समझते हैं कि क्या ये वाकई इस्तीफे देने में मुखलिस लग रहे हैं, ये सिर्फ या खान साहब को तंग करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सियासत में कोई चीज भी हरफ आखिर नहीं होती, और अपोजिशन का खास तौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में तो अपोजिशन का बुनियादी काम ही ये होता है कि हुकूमत को किस तरह से परेशान किया जाए। वैसे तो यूरोप में और अमेरिका में भी आप देखें कि अपोजिशन हुकूमत को परेशान करने का कोई मौका भी कभी हाथ से नहीं खोती, लेकिन हमारे यहाँ ये कुछ ज्यादा होता है। मैं समझता हूँ कि इस्तीफे देने से ज्यादा पीडीएम जो है वो हुकूमत पे दबाव बढ़ाने में इंटरेस्टेड है, और बार बार इस्तीफों का जिक्र करके असल में वो हुकूमत को दबाव में लाना चाहते हैं और हुकूमत पे दबाव बढ़ाना चाहते हैं। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि इस हवाले से आपको नहीं लगता, क्योंकि सर अब अगर देखें तो पीपल्स पार्टी की तो सिंध में गवर्नमेंट है, वो तो एंजॉय कर रहे हैं, वो तरक्याती काम भी करवा रहे हैं, आने वाले वक्त में वो चाहते हैं कि अच्छे काम करके आने वाले इलेक्शन में जो अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करें। उसके अलावा जो दूसरी उनके साथ पार्टियां नून लीग है, उसका भी काम करदार है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन मौलवी साहब जो है, मौलाना फजल रहमान साहब, वो तो चाहते हैं कि आज इमरान खान अपने घर को चला जाए, ताकि क्योंकि उनके पास तो कुछ सीट भी नहीं है। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे को, जैसे आपने मेरे पहले भी इंटरव्यू में कहा था कि ये एक दूसरे के साथ मुखलिस नहीं है, आप समझते हैं ये मुखलिस है एक दूसरे के साथ? देखिए, इस वक्त सूरत हाल थोड़ी सी तब्दील है भट्टी साहब। इस वक्त अपोजिशन की ये जमातें ये फैसला असूली तौर पे कर चुकी हैं कि इन्होंने इस्तीफा देना है, लेकिन अब ये इस्तीफे असेंबलियों से कब देंगी, किस तरह से देंगी और क्या होगा, ये अभी तय करना है। लेकिन मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ये आप जेहन में अब रखें कि अब वो वाली पोजीशन नहीं रही। अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों को ये समझ आ गई है कि अगर उन्होंने वाकई हुकूमत से जान छुड़वानी है, या वो इमरान हुकूमत का या तरीके इंसाफ की हुकूमत का खात्मा चाहते हैं, तो फिर उसके लिए उन्हें मिलकर ही जद्दोजहद करना पड़ेगी। अगरचे उन्होंने अब भी, मैं जो पिछले इंटरव्यू में आपसे बात की थी कि अब भी उन्होंने आइंदा इलेक्शन में भी एक दूसरे के खिलाफ ही इलेक्शन लड़ना है, लेकिन फिर भी ये चीजें हैं जो उनको जेहन में रखना पड़ेंगी। सर जो अभी खान साहब की गवर्नमेंट है, खान साहब ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बड़ी आवाजें लगाते रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो वोट का उन्होंने कहा है कि हम कोर्ट में गए हैं और ओवरसीज को वोट का हक दिला के रहेंगे, और उन्होंने इस बात का अदा भी किया, क्या आप समझते हैं कि ओवरसीज को वाकई ये वोट का हक दिलाने में कामयाब हो जाएंगे, या पिछली हुकूमतों की तरह लॉलीपॉप पे गुजारा कर रहे हैं? देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है, मैं तो जाती तौर पे, आपको पता है कि उनका बड़ा मोहतरफ हूँ। उसकी बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान का बजट जो बनता है, पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला है, वो बेस ही ओवरसीज अपने पाकिस्तानी भाइयों पे करता है। और ओवरसीज पाकिस्तानी जिस तरह से वहां मेहनत मजदूरी करके और जिस तरह से दिन रात लगा के अपनी जाने मुश्किल में डाल के पैसे कमाते हैं और फिर यहाँ अपने मुल्क वापस भिजवाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनको ये हक जरूर मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें अमली तौर पे, तो अभी जो 2.5 साल हो गए इमरान खान की हुकूमत को, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इन 2.5 सालों में अमलन ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कुछ नहीं किया। अब जो इन्हें वोट का हक की बात है, तो इन्हें बिल्कुल मिलना चाहिए। और हुकूमत के लिए क्या मुश्किल है, हुकूमत तो असेंबली में कानून भी पास करवा सकती है, आइन में तरमीम भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन अगर हुकूमत करना चाहे तो वो कहते हैं ना, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि हुकूमत अगर करना चाहे तो उसमें कोई ऐसी रुकावट नहीं है, और हुकूमत को करना भी चाहिए। लेकिन सर ये अभी जो इंडिया में किसान मूवमेंट चल रही है और सरदार जो है वो बड़ी मुश्किल में है, स्पेशली पंजाबी जो वहाँ पे बोलने वाले हैं, और जो किसान हैं मजदूर हैं वो बड़ी मुश्किल में है, और बहुत ये एक तहरीक बड़े जोरों पे चली गई है। और जितने ओवरसीज भी सरदार हैं या पंजाबी हैं वो भी इसमें पूरा हिस्सा ले रहे हैं। और मैंने बहुत सारा सोशल मीडिया पे सुना है कि वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। क्या पहले तो इसका एक हिस्सा ये बनाते हैं कि क्या सरदार अपनी मूवमेंट को कामयाब करवाने के बाद अपने जो
उनके मुतालबात है उनको पूरा करवाने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, जब तहरीक चलती है तो उस वो अपना असर भी छोड़ती है। इंडिया में ये जो तहरीक जिसका आपने जिक्र किया, ये देखेंगे बड़ी इंतहाई कामयाब सूरत इख्तियार कर चुकी है, और अब तो उसमें आसाम से राजस्थान तक से लोग आके शामिल हो चुके हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें कि हुकूमत और अपोजिशन की तमाम पार्टियां इस पे नुक्ते पे एक हो गई हैं, क्योंकि उनको इस बात का फिक्र हो गया है कि अगर किसानों को अपने हकूक मिल गए तो फिर उनके लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे। लिहाजा देखें, जब अवाम इकट्ठे हो जाए और अवाम अपने हकूक के लिए जद्दोजहद कर दे तो फिर बिलाखिर हुकूमत को घुटने टेकना ही पड़ते हैं। मैं समझता हूं कि इंडिया में ये तहरीक जिस मुकाम पे पहुंच गई है, ये जरूर अपना हक हासिल करके रहेंगे। सर वो मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कोई मुतालबात कर रहे हैं कि इमरान खान को स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहिए, आगे निकलना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। पाकिस्तानी हुकूमत किस लेवल पे उनकी मदद कर सकती, कहाँ तक जा सकती है, किस लेवल पे हकू सपोर्ट कर? पाकिस्तानी हुकूमत सिर्फ ये कर सकती है जो हमारे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कह दिया कि जी ये उनका इंटरनल मामला है, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी हुकूमत को तो ये फिक्र पड़ गया होगा कि वो तहरीक अगर वहां से इधर ट्रेवल कर गई तो हमारे जो खाते बंद हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी उनकी सपोर्ट करने के में मूड में नहीं है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट ही नहीं कर सकती, आपके कहने का मतलब है? न बिल्कुल। देखे ना, पहली बात तो ये है कि इंटरनल उनका वाकई ये इंटरनल मामला है। पाकिस्तानी हुकूमत तो कश्मीरियों की सपोर्ट नहीं कर रही, तो उनकी क्या सपोर्ट करेगी। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अपने बड़े मसाइल हैं। इन्होंने आप ये उम्मीद छोड़ दें कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इंडिया में किसान मूवमेंट की कोई हेल्प करेगी। सर ये सर आपकी इजाजत से एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, एक आध मिनट के लिए, फिर दोबारा हाजिर होते हैं। उस वक्त तक मोमना भाई साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे, आपकी इजाजत हो तो ले लूँ छोटा सा ब्रेक? जरूर ले जनाब भट्टी साहब। स्पेन में वाक़ कुर्तबा रेस्टोरेंट, पाकिस्तान से मीलों दूर पाकिस्तानी खानों का बेहतरीन मरकज। लजीज मिक्स ग्रिल्स, उम्दा कढ़ाई डिशेस और बहुत सारी रवायती डिशेस आपके लिए खास ताजा तैयार की जाती हैं। बेहतरीन सर्विस और खूबसूरत माहौल, तो जब भी याद आए वतन की, जरूर आए कुर्तबा रेस्टोरेंट। याद रहे, हमारी कोई और ब्रांच नहीं। पाकिस्तानिया मोबाइल बादलोना आपकी खिदमत में पेश हमारे यहाँ होलसेल मोबाइल एसेसरीज और होलसेल मोबाइल रिपेयरिंग के लिए तशरीफ लाएं। हमारी स्पेशल प्रोडक्ट्स चार्जर, केबल, हेडफोन गारंटी के साथ, रिपेयरिंग का सामान, मोबाइल कवर्स, प्रोटेक्टर्स, स्मार्ट वॉचेज, स्पीकर्स, मोबाइल बैटरीज और आपके किचन में इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रॉनिक का सामान दस्तयाब है। आपकी मसरूफियात के पेश नज़र ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें। मोबाइल से मुताल्लिका हर किस्म का स्पेयर पार्ट दस्तयाब है। तमाम फोन्स की LCDs, सैमसंग ओरिजिनल सर्विस पैक दस्तयाब हैं। हमारी खिदमत हासिल करने के लिए हस्पतालत, बार्सिलोना सेंटर और बादलोना में हमारे स्टोर्स पर तशरीफ ला सकते हैं। वेलकम बैक हम अपने नाज़रीन के लिए कि हमारे साथ अब इस वक्त मोहतरमा मोमना भाई साहब भी तशरीफ फरमा है, MP है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मोमना, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आपसे पहले जनाब हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे बड़े भाई उस्ताद हैं हमारे, जनाब इमरान यकूब साहब अपना एनालिसिस दे चुके थे। आप हमें बताइए आज के जलसे के हवाले से आपकी क्या राय, आप क्या समझती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तारिक भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने शो में आपने मुझे वक्त दिया और मौका दिया कि आज के एक अपोजिशन इत्तेहाद जो है 11 जमातों का, पता नहीं 12 जमातों का या 15 जमातों का, बहरहाल जिनमें से बहुत सारी जमातों के कायदीन भी आज नजर नहीं आए कहीं पे स्टेज पे, उसके बारे में मैं अपने रिव्यूज दे सकूं। बात यह है कि जलसा तो कर लिया, तमाम के तमाम NCOC के बनाए हुए SOPs को नजरअंदाज करके और जिले इंतजामिया से इजाजत ना मिलने के बावजूद
और उसके बाद के जो नताइज आना शुरू हुए हैं वो आपके सामने हैं। मैं थोड़ी देर पहले ही मैंने शेयर किया था, मैंने ट्वीट भी किया था। लोग परेशान हाल बेचारे, 50 लोग जो एक बड़ी गाड़ी में भरकर लाए गए करीब के किसी देहात से, और उनसे कहा गया नारे लगाएं, तो जब सर्दी बढ़ गई, जलसा खत्म हो गया, तो उन्हें बेयारो मददगार छोड़ के उनको चले गए। और वो गाड़ी जिसमें उनको भर के लाया गया था, वो गाड़ी भी वहां पे मौजूद नहीं है, और वो कह रहे थे हमारे पास पैसे भी नहीं, शायद हम पैदल जाएं। तो ये तो हो गई इन तमाम कायदीन की सियासी फहमो बसीरत, जिसको उन्होंने आज तक सिर्फ पाकिस्तान के मासूम अवाम को अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया। आज का जलसा एक फ्लॉप शो था। मेरा ख्याल है कि जितनी सीटें लाहौर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीती हैं इस इलेक्शन में भी, जिसको वो रिग्ड इलेक्शन कहते हैं, और अफसोस की बात यह है कि जहां जहां पे वो जीते हैं वहां पे इलेक्शन रिग्ड नहीं था, जहां से वो नहीं जीते वहां पे इलेक्शन खराब हुआ। एनीवे, बात ये मैं कर रही थी कि जितनी इनके पास आज भी नशिस्तें कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की लाहौर में मौजूद है, इतना सा जलसा तो इनको, वो जो पंजाबी में कहते हैं ना कि शर्मो शर्मी में कर लेना चाहिए था, जो 11 जमातें मिलकर भी ना कर सकी। मरियम साहिबा की तकरीर के दौरान आपको ड्रोन की फुटेज मिल जाएगी, जिसमें लोगों ने जाना शुरू कर दिया। बिलावल साहब इतनी दूर से तशरीफ लाए सिंध से, और यहाँ कंटेनर पे खड़े होकर कहते हैं कि जी कराची जो रोशनियों का शहर था अंधेरों में डूबा हुआ है। मेरा दिल चाह रहा था मैं उसी वक्त सवाल करती कि कराची में हुकूमत किसकी है। बहुत हैरानी की बात है। और दूसरी बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद, उनके पास कौमी असम्बली की नशिस्त चूंकि नहीं है और उनके भाई के पास है, तो इलेक्शन उनकी सीट पे गलत हुआ था, उनके भाई की सीट पे दुरुस्त हुआ था, उनके बेटे की सीट पे भी दुरुस्त हुआ था। आज का जलसा, तारिक साहब देखिए, जमहूरियत जो है वो उसका तकाजा है कि आप किसी भी सियासी तहरीक को आप रोक नहीं सकते। जो भी हुकूमत, जो भी जमात हुकूमत कर रही है, हुकूमत उसको रोक नहीं सकती, अखलाकियात भी इसका इजाजत नहीं देते। लेकिन ये वक्त बहुत गलत था। अपनी सियासत की डूबती नाव को बचाने के लिए इन्होंने वबा के दिनों का इंतखाब किया, और अवाम, जिस अवाम की फलाह के लिए ये कहते हैं कि हम निकले हैं, और उनके साथ बहुत नाइंसाफियां हो रही हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ, तो ये तो मैं आपको बाद में गिनवाऊंगी कि अवाम के फायदे के कितने काम हो रहे हैं। जिसका हमारे प्रॉब्लम ये है कि हम एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च नहीं करते। पाकिस्तान के अवाम का टैक्स का पैसा है जो पाकिस्तान के अवाम की फलाह के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए। अच्छा, उसमें पाकिस्तान के अवाम को टेक पर लगाकर आप पाकिस्तान के अवाम के तहफ्फुज की बात कैसे कर सकते हैं, जब आपको उनकी जान की परवाह नहीं है। एक वो शख्स जो खुदा ना खास्ता इस वायरस को कैरी कर रहा है, वो कैरियर है, और उसमें सिम्टम्स जाहिर नहीं होती, अलामात देर लग जाती है, लेकिन वायरस उसके अंदर मौजूद है। वो जहां जहां पे मूव करता है वो उसको फैलाता चला जाता है। अब एक कैरियर जो है वो कितने लोगों को मुतासिर करता है, क्या इन पढ़े लिखे बाशऊर लीडरान को हमें बताने की जरूरत है? फिर दूसरी तरफ हमें सवालों के बौछार थी आज कि आप लोग रोक क्यों नहीं रहे। हम मतलब उस तरह से रोके जिस तरह इन्होंने हमारा धरना रोकने की कोशिश की थी 2014 में, 2013 में जो इन्होंने हमारे साथ किया, गुल्लू भुट्टो ने अटैक किया हमारे रेले के ऊपर गुजरावाला में, डंडे बरसाए गए, पुलिस को हमारे बिल्कुल एक तारीख में। जी जी जी, आपने इजाजत तो नहीं दी ना? अगर आप इतना इजाजत, समझते हैं, अगर आप समझते हैं कि देखिए जी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एहतजाज का हक है, तो आपको इजाजत दे देनी चाहिए थी। अभी उन्होंने जैसे भी अपनी, इसका मतलब उन्होंने अपने जोरे बाजू के देखिए जी, ताकत के इजाजत देना ना देना तारिक साहब, मैं शायद आपको अपनी बात समझा नहीं पा रही। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ये सारी चीजें होती हैं, और जिले इंतजामिया ने इजाजत नहीं दी थी। इसमें इसमें हुकूमत क्या करे, इसमें गवर्नमेंट क्या करे, जब ये एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के आप जब कानून की, इदारों की या किसी निजाम की बालादस्ती को कबूल नहीं करते, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, आप जो मर्जी करें। अगर इनका एक, मैं आपको बताती चलूं कि जो इनका एक माइंडसेट बना हुआ था कि तसादम होगा खुदा ना खास्ता अवाम का और इंतजामिया का, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी पुलिस है या बाकी जो हमारे बाकी इदारे हैं, वो ये तसादम हम किसी सूरत नहीं चाहते थे। मैं वही बात कर रही हूँ 2014 की, 2013 की, जब हम लोग निकले तो पुलिस को हमारे सामने खड़ा किया गया। हमारी जितने सिक्योरिटी के इदारे हैं उन सबको हमारे रस्तों में खड़ा किया गया। हमने तो इदारों को बिल्कुल गैर सियासी कर दिया है।
इन्होंने इदारों को भी सियासी रखा हुआ था और ये समझ रहे थे कि खुदा ना खास्ता हम इनकी सरिश्त पे अमल करेंगे, हम किसी भी सूरत पाकिस्तान के अवाम की हिफाजत को, उनकी सेहत को स्टेक पे नहीं लगाना चाहते थे, हमने नहीं लगाया। और ये एक तरह से पाकिस्तान के अवाम ने भी देख लिया आज, जो ये 11 जमातें मिलकर ना कर सकी और करने का ख्वाब देख रही हैं, वो आइंदा भी नहीं होने वाला। लाहौर के अवाम ने फैसला कर दिया है, उन्होंने बता दिया है कि लाहौर के लोग बाशऊर हैं, पढ़े लिखे हैं और कोरोना वायरस जो है उसके बारे में मुकम्मल आगाही रखते हैं कि उससे किस तरह बचा जा सकता है, क्योंकि दूसरी लहर जो आई है ये इस कदर जोरदार है, मैं खुद इसका शिकार हुई हूँ। और मुझे पता है कि आप उस वक्त कैसा महसूस कर रहे होते हैं जब आप इस वायरस से, बीमारी से लड़ रहे होते हैं और आपको बिल्कुल यकीन नहीं होता आप जिंदगी की जानिब वापस आएंगे या नहीं आएंगे। आज का जलसा एक मुकम्मल फ्लॉप शो था और एक अजीबो गरीब से जहन की अक्कासी कर रहा था। खातून जो चाहती हैं, जो किसी वार्ड की काउंसलर भी नहीं है, आई एम रियली सॉरी इफ आई एम हार्श, लेकिन वो अपने एमएनएज, वो एमपीएज, वो सेनेटर्स जिन्होंने इलेक्शन पे ना सिर्फ बहुत ज्यादा खर्चा भी किया, उन्होंने लोगों के लाखों वोट लिए, हजारों वोट लिए, और उन लोगों का हक बनता है कि ईवान में उनकी नुमाइंदगी की जाए, उनके हुकूक की बात की जाए। ये उनसे इस्तीफे दिलवाने चली हैं, इस्तीफा भी कोई ना हुआ। इस्तीफों का मैं आपके वसातत से बताती चलूं, अगर कोई मैडम मैं इस्तीफा देना आपसे चाहता है। काइंडली मैं सर से सर जो मैडम ने फरमाया, जो आपने सुना है, आपने पहले मैडम से पहले बताया जलसे के बारे में, एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए कि क्या वाकई फलाप शो था मैडम जैसे कह रही है, और जो कोरोना की सूरत हाल है उसमें वाकई हुकूमत राइट पे थी, उनको जो इजाजत हुकूमत ने नहीं दी, जो कि ये मानते भी हैं कि किसी भी सियासी पॉलिटिकल जो जमात हो उसका हक है कि वो एहतजाज करे। आप इस पे क्या फरमाएंगे सर? देखिए मोमना वहीद साहबा जो कह रही है ना, बिल्कुल इनका यही कहना बनता है, क्योंकि ये इस वक्त अवाम की नुमाइंदा उस तरह से नहीं है, ये इस वक्त नुमाइंदा है पीटीआई की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौकफ है इन्होंने वो पेश करना है और इनका यही मौकफ बनता है। गुजारिश ये है इतना कि इस पे कोई दूसरी राय नहीं है, ये हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया कि उनको इजाजत नहीं दी। अब उन्होंने अगर ये जलसा किया है तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि उन्होंने खिलाफे कानून ये काम किया है, उन्होंने बगैर इजाजत के ये काम किया है। अब हुकूमत उनके खिलाफ, इदारे उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाएंगे और वो भुगतेंगे भी, ये सारी चीज बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसमें यह था कि अगर हुकूमत बाजोर बाजू उन्हें रोकने की कोशिश करती तो उससे भी मसाइल बन सकते थे। लेकिन क्या हुकूमत को इसी तरह डर के दुबक के हुकूमत करना होती है? क्या हुकूमत को एक चीज नजर आ रही है कि इससे अवाम का नुकसान होगा तो वो इसी तरह कहे कि जी अच्छा, क्योंकि हम पे इल्जाम आ जाएगा या अमन अमान की कोई सूरत हाल हो जाएगी तो इसलिए हम चुप करके बैठ जाएं और देखे बाद में भुगत लेंगे, ये बात मेरे ख्याल में ये गैर मुनासिब है। हुकूमत को, चाहे कोई भी हुकूमत हो, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, पीटीआई की हुकूमत हो, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, उसका ये काम होता है और आइन और कानून की रूह से उसने अवाम का, मुल्क का मुफाद मद्देनजर रखना होता है, उसने सियासी मसलहतों का शिकार नहीं होना होता। लिहाजा इन्होंने जो किया अपने तय ठीक किया, लेकिन बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स मैं ये समझता हूँ जाती तौर पे कि आज का एक जलसा, जैसे मेरी बहन फरमा रही थी कि बिल्कुल फ्लॉप शो था, मेरे ख्याल में वो बिल्कुल भी फ्लॉप शो नहीं था। मैं अर्ज करूं, जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि वो, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कामयाब जलसा था ना, लेकिन ना तो वो बहुत कामयाब जलसा था और ना एक फ्लॉप शो था, वो एक मुनासिब जलसा था जो कि मुस्लिम लीग नून का घर होने की वजह से लाहौर में उससे कहीं बेहतर होना चाहिए था। लेकिन जितना बड़ा जलसा यहाँ होना चाहिए था उतना बड़ा वो जलसा नहीं था, लेकिन आप उसको एक फ्लॉप शो नहीं कह सकते। इन्होंने अपनी आंख से देखा जो मामला, ये कह रही है बिल्कुल ठीक होगा, इनकी नजर में फ्लॉप ही होगा। लेकिन तारिक साहब, सियासत में आप ये देखें कि हमारी सियासत का अलमिया ये है कि वो कहते हैं हमारा कुत्ता कुत्ता और उनका कुत्ता टॉमी। परसों यहाँ लाहौर में 3 दिन पहले, मैं चाहूंगा कि मोमिना साहबा इस पे जरूर अपना कमेंट दें, 3 दिन पहले लाहौर में एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट हुआ है जिसमें मेहमान खसूसी जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब थे। वहां तो कोई एसओपी फॉलो नहीं किया गया, वहां तो सब साथ बैठे थे, तमाम सेल्फीज, तस्वीरें, वीडियो, सभी सोशल मीडिया बढ़ा हुआ है।
अब दूसरी बात, वहां पे परफॉर्म कौन कर रहा था? आपको भट्टी साहब हैरत होगी, मेरे और मोमिना साहब के भाई, हमारे हरदिल अजीज और वजीर आजम इमरान खान साहब के इंतहाई करीबी हिलाले अमर पाकिस्तान के चेयरमैन जनाब इब्रारुल हक साहब, जनाब इब्रारुल हक साहब उसमें परफॉर्म कर रहे थे। उन्होंने भी कोई एसओपी फॉलो नहीं किया। यानी आप एक चीज को समझ लें कि एसओपीज फॉलो अगर हुकूमत के लोग भी नहीं कर रहे, अपोजिशन वाले भी नहीं कर रहे, तो मुगलदा तो अवाम नहीं है। आप ये सिर्फ देख लें कि अगर आप सिर्फ ये बात करेंगे जी अपोजिशन तो जलसा ना करे क्योंकि कोरोना है, लेकिन हुकूमत वाले जो मर्जी करते हैं उनके लिए कोरोना नहीं है। ये कैसा वायरस है, मुझे तो समझ नहीं आती। वायरस कहते हैं सेकंड वेव में वायरस म्यूटेट कर गया है, तो शायद इसने ये म्यूटेट किया है कि ये पीटीआई वालों को पहचान लेगा, मुस्लिम लीग वालों को या पीपल्स पार्टी वालों को नहीं पहचानेगा। मुझे तो नहीं बड़ी पहचाना था उसने, मुझे तो हो गया था बड़े बहुत मुझे तो, उस मैं तो उसकी हॉस्पिटलाइज वजह, रही। हाँ उसकी वजह ये है मोमिना साहिबा कि आप भी बुनियादी तौर पे तो हमारे जैसे अवाम में से ही हैं। आप भी उस तरह से अभी वो शराफिया का हिस्सा नहीं बनी, और अल्लाह करे ना ही बने आप उस तरह से जो सिर्फ अपने मफाद को देखते हैं। तो भट्टी साहब ये सारी चीजें हैं। हाँ जी, वो ये सारी चीजें हैं। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि बाज दफा ना तादाद वो मैटर नहीं करती उस तरह से। आज ये पीडीएम की तहरीक जिस स्टेज पे पहुंच गई है, वो देखे उसकी कामयाबी क्या है। अब आप ये देखें कि आज सुबह से लेके रात ये जलसा खत्म होने तक पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स ने क्या दिखाया? क्या जलसे के अलावा कोई चीज स्क्रीन पे आई? आप इसको कामयाबी नहीं समझते? ये कम्युनिकेशन का दौर है। उन्होंने जो अपने टारगेट्स अचीव करने थे, देखे आज हर चीज हम यहाँ बैठे, आप यूरोप से ये प्रोग्राम कर रहे हो, अगर जलसा ही डिस्कस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि लोग उसके बारे में सुनना चाहते हैं। मैंने मोमिना साहबा, जब हमने शिकागो यूनिवर्सिटी के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, जब वो टीवी हमें पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने एक चीज बताई थी कि किसी भी टीवी में, मीडिया के हवाले से बात कर रहा हूँ, किसी भी टीवी या टीवी प्रोग्राम की मकबूलियत का जो म्यार है वो ये नहीं होता कि लोग उसकी तारीफ करें। किसी भी टीवी या टीवी प्रोग्राम की मकबूलियत का म्यार ये होता है कि लोग उसको डिस्कस करें, भले उसकी तारीफ करें, भले उस पर तनकीद करें। आज मैं इसलिए समझता हूं कि जलसा कामयाब है कि हम उसको डिस्कस तो कर रहे हैं, और यही पीडीएम की कामयाबी है। जी मैडम, आप अगर इसमें जी सर, जी सर, जी सर अगर बोलिए। हुकूमत अगर हुकूमत पहले थोड़ा सा संजीदगी से ले लेती, अपोजिशन को भी अपने मुल्क की अपोजिशन समझती, और इनसे मुज़ाकरात के मामलात वजीर आजम साहब की तरफ से हो जाते, तो इतनी फंस ही क्रिएट ना होते। जी अब जरूर मोमिना साहबा से आप उनकी जी राय मोमिना, लें। आप क्या कहना चाहती हैं इस वाले से? सर ने बहुत सारे क्वेश्चन उठाए हैं इन पे। इनका एनालिसिस बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं समझती हूँ कि ठीक होगा, क्योंकि वो अपनी नज़र से देखते हैं, मैं अपनी नज़र से देखती हूँ। हुकूमत इससे पहले भी इनको मुज़ाकरात की अगर ऑफर करती थी तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल मुनासिब ना होता। इसमें बिल्कुल एक यही तासुर जाता कि जैसे किसी के जमहूरी हक को सल्ब करने की कोशिश की जा रही है, जिसके हम कतई उसके हक में नहीं है। दूसरी बात यह है कि रही जलसे की कामयाबी और नाकामी की बात, तो इसका मेरा ख्याल है कि हमें एक आध दिन में इंतजार कर लेना चाहिए और देख लेना चाहिए कि इसके नताइज पीडीएम को मिल क्या रहे हैं। आज भी इनकी जो पीडीएम के साथ जिनका अलायंस है, जिन जमातों से पीडीएम बना है, उस उनमें कई जमातों के कायदीन जो हैं वो आज नजर नहीं आए। महमूद अचकज़ई साहब एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल किस्म की तकरीर करके चले गए, जिससे लाहौरियों के दिल बहुत रंजूर हैं, गमो गुस्से की हालत है। ये कराची जाते हैं, वहां पे उर्दू स्पीकिंग लोगों के बारे में इस तरह की बात कराते हैं, ये लाहौर आते हैं, ये लाहौरियों का दिल दुखाते हैं। और लाहौर के मैदान में, लाहौर के तख्त के ऊपर स्टेज पे चढ़ के आप लाहौरियों का कैसे दिल बुरा कर सकते हैं, उनको दुख दे सकते हैं? मैं बहुत हैरान हूं कि ये बाकी जो सियासी जमातें हैं उनके कायदीन ने उनकी तकरीर पर तालियां पीटी। बिलावल साहिब जो हैं वो तालियां बजा रहे हैं, मरियम साहिबा तालियां पीट रही हैं। ये किस कदर अफसोस की बात है। आपने 4 दिन यहाँ पे रैलियां निकाली, लाहौर वालों के आपने हाथ पांव जोड़े, लाहौर वालों की आपने मिन्नतें की, आपने वहां से छड़ियां खाई, आपके ऊपर नकली नोट निछावर हुए, आपने उनकी मिन्नतें की कि खुदारा घर से निकले, मेरी इज्जत रख ले। लाहौरी तो इज्जत रखने आए थे, जितने भी लाहौरी आए थे, वो इतना बड़ा शो नहीं था।
लेकिन वो आपकी इज्जत रखने आए और आपने कह दिया कि लाहौरी गद्दार हैं और ये हिंदू और सिख के साथ मिलकर अंग्रेज का साथ देते रहे हैं और इन्होंने केपी पे शब खून मारने की कोशिश की। महमूद अचकजई पाकिस्तान में बैठकर यहाँ पे हुकूमत करना चाहते हैं, रोना वो अफगानिस्तान का रोते हैं। ये कहाँ का शो है, ये कहाँ का जलसा है? कोई एक रोड मैप इन्होंने आज डिस्कस किया हो, इन्होंने अवाम को बताया हो? आज इन्होंने वही आटा चोरी, चीनी चोरी, गैस चोरी, जो चीजें सस्ती हो रही है ग्रेजुअली, चीनी का रेट नीचे आया, आपका फिस्कल डेफिसिट देखे 17 साल के बाद 4 महीने से मुसलसल जब दुनिया की मैशत बैठ रही है, आपकी मैशत इस्तेकाम पकड़ रही है, मुस्तहकम हो रही है, 4 महीने से सरप्लस में जा रहा है 17 साल के बाद। भाई आपको अगर इन चीजों की समझ नहीं है ना, आप सियासी ये सारे जितनी टर्म्स हैं आपको समझ नहीं आती, तो आप खुदारा ये आकर फजूल किस्म के बयानात ना दें और लोगों का दिल ना दुखाएं। मतलब एक कायद किसी जमात का ये कह रहा है कंटेनर पे खड़ा होके कि जी आप तो गद्दार हैं, मतलब आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दोबारा इनकी कॉल पे लाहौर निकलेगा, या लाहौरी उसी तरह से इनको वोट देंगे अगले इलेक्शन में, या जिमनी इलेक्शन आता अगर ये इस्तीफे देते भी हैं? इस्तीफों का मैं बात कर रही थी जब आपने पहले इंटरप्ट किया, मेरे भाई ने बात करनी थी। इस्तीफे कायदीन को दिए हुए कुछ और होते हैं और स्पीकर साहब को जमा कराए हुए कुछ और होते हैं इस्तीफे। इस्तीफा एक भी बहुत होता है और इस्तीफे 1000 भी बिल्कुल किसी काम के नहीं होते। आप एक इस्तीफा तो लेके हैं स्पीकर के पास, इनमें इतना जिगरा ही नहीं है। और ये जो दावा करते हैं 60 इस्तीफे, 100 इस्तीफे, भाई 80 तो सीटें हैं आपके पास, अंबार कौन से लगे हैं इस्तीफों के? जिस तरह से नकली नोट फेंके गए थे, मेरा ख्याल है इस्तीफे भी नकली नकली आ गए हैं कोई 8-10 हजार, उनमें से असली इस्तीफे निकालने में खासा टाइम लग जाएगा। अंबार जो लगा है, मैं बहुत मेरा दिल दुखा है, मेरा दिल दुखा है। मैं लाहौर में रहती हूँ, महीने के 3 हफ्ते में लाहौर में रहती हूँ, और ये आकर लाहौरियों को ये लाहौरी को गद्दार नहीं कहा इन्होंने, इन्होंने गद्दार पूरी पंजाबी कौम को कहा है। और ये समझते हैं कि हम पंजाब का दरवाजा खोलेंगे इन पर। ये कौमियत का सबक पढ़ाने आए थे, ये लिसानी और तबकाती तफरीक को बढ़ाने आए थे, ये हमारा भाईचारा तोड़ने आए थे। इनका नैरेटिव बहुत बुरी तरह से नाकाम होगा, बल्कि नाकाम आज होता हुआ लोगों ने देखा है। मजीद अगर इसी तरह की तकरीरें होती रही तो सिर्फ लाहौर ही नहीं, पूरा पाकिस्तान इनसे बदजन हो जाएगा और इनकी असलियत को पहचान जाएगा। सर शेख रशीद साहब और कुछ इन्होंने चेंज किया, शेख रशीद साहब को वजीर दाखिला लगाया गया है और जनाब रेलवे जो है वो किसी और साहब को दे दी गई है। इस हवाले से जो म्यूजिक व्हील चेयर कहते हैं, म्यूजिक चेयर कहते हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? शेख रशीद साहब के आने से कोई फर्क पड़ेगा लॉ एंड ऑर्डर में? देखिए, गुजारिश ये है कि शेख रशीद साहब को जो वजारत दाखिला दी गई है उसकी बुनियादी तौर पे 2-3 वजूहात है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, वजूहात कोई भी हो, उनको लगाए जाने के बाद उसका रिएक्शन विद इन पीटीआई भी बहुत आया है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि पीटीआई, शेख रशीद साहब पीटीआई के उस तरह से मेंबर नहीं है, ना वो पीटीआई से उनका ताल्लुक है। उनकी एक अपनी अलग से सियासी जमात है जिसको अवामी मुस्लिम लीग कहते हैं। पीटीआई के अंदर और इनकी वफाकी काबीना के लोगों ने इस पे बहुत सारे इतराजात किए हैं कि जनाब इतनी अहम वजारत थी जो वजारत दाखिला, वो एक ऐसे बंदे को क्यों दे दी गई है जिसका सिर्फ और सिर्फ इस जमात से ताल्लुक ही नहीं। और ये टोटल इस जमात के आप देखें कि वो खुद ही कौमी असम्बली के मेंबर हैं और खुद ही उनको आपने वो वजारत दे दी है। लेकिन इमरान खान साहब ने, वजीर आजम हाउस के करीबी जराये का ये कहना है कि इमरान खान साहब ने उनको जो वजीर दाखिला बनाया है, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि पीडीएम को इमरान खान साहब समझते हैं कि शेख रशीद साहब अच्छे अंदाज में डील कर सकते हैं, वो सियासी समझबूझ भी रखते हैं, और जहां उनको ये मार्का भी हासिल है कि वो सख्त से सख्त जुबान भी इस्तेमाल कर लेते हैं। और उनको, उनके ख्याल में पीडीएम को डील करने के लिए शायद शेख रशीद से बेहतर उन्हें दूसरी चॉइस ना मिल सके। इसके लिए आपको ये बहरहाल शेख रशीद साहब को क्रेडिट जरूर देना पड़ेगा कि गुज़श्ता 2.5 सालों में बहुत सारी जगहों पे जब पीटीआई के अपने लोग, जब उनकी काबीना के साथी इमरान खान का और उनकी पॉलिसीज का पूरी तरह से दिफा नहीं कर पाए, उस वक्त भी शेख रशीद ने ना सिर्फ ये कि इनका पूरी तरह से दिफा किया, बल्कि उन्होंने हमेशा अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। लिहाजा इमरान खान साहब ने इसीलिए, हालांकि शेख रशीद साहब 15 मुख्तलिफ वजारतों में पहले वजीर रह चुके हैं, लेकिन उन्हें कभी भी वजारत दाखिला का कलमदार नहीं मिला। इस दफा ये उनके लिए भी पहला मौका है कि उन्हें वजीर दाखिला बनाया गया। ये नहीं है कि शेख रशीद को उनकी माजी की किसी कारकर्दगी की बिना पर बनाया गया।
इजाजत से सुना है फवाद चौधरी साहब भी इसके लिए बड़े फेवरेट थे, उनको भी इग्नोर किया गया। नहीं, बिल्कुल फवाद चौधरी साहब भी फेवरेट थे, दो तीन और भी नाम थे। और शेख रशीद साहब की असल में पहले शुरू दिन से ख्वाहिश थी, वो वजीर दाखिला बनना चाहते थे। उन्होंने इमरान खान साहब से 2018 के इलेक्शन में कामयाबी के बाद ये रिक्वेस्ट भी की थी कि उन्हें दाखिला, महकमा दाखिला दिया जाए। लेकिन उस वक्त क्योंकि परवेज खटक साहब की तरफ से भी यही फरमाइश थी, और वो केपी में इमरान खान साहब उन्हें लिगाना नहीं चाहते थे दोबारा वजीर आला, लिहाजा उन्होंने शेख रशीद साहब को कंसिडर नहीं किया और शेख साहब को वजीर रेलवे बना दिया गया। अब उनकी ये दरीना ख्वाहिश भी पूरी हो गई है, और देखें कि वो किस तरह से अपोजिशन को डील करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने अगर ये फैसला किया है तो उन्होंने अपने लिए और अपनी हुकूमत के लिए कुछ बेहतर सोच के फैसला किया होगा। मोमना, एक तो आप शेख रशीद साहब के हवाले से बात करना, और एक मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ, जो इंडिया में किसान मूवमेंट चल रही है, मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि सरदार जो कम्युनिटी है वहाँ पे खालिस्तान के हवाले से और कश्मीर के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं, वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। वो वजीर आजम इमरान खान के नारे भी मैंने सोशल मीडिया पे लगते देखे, पूरे यूरोप, यूके और मगरब में जहाँ जहाँ पे सरदार कौम रहती है वो बड़ा एहतजाज कर रही है इस हवाले से। पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या स्पेशली बिहाइंड द कर्टन किसी ना किसी तरीके से उनको सपोर्ट करती है, आपको नजर आती है, या पाकिस्तानी गवर्नमेंट का क्या इस पे मौकफ है? मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं शेख रशीद साहब के मुतल्लिक जो आपने किया है, तो उसमें बेशक वो दूसरी जमात से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन मैं अपने भाई की बात से इत्तेफाक करूंगी कि उन्होंने आज तक हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौकफ की बहुत ज्यादा ना सिर्फ हिमायत की है, बल्कि उसको वाज़े तौर पर पेश करने में भी बहुत मुआविन साबित हुए हैं। दूसरी बात ये कि वजीर दाखिला जो हमारे साबिक थे एजाज साहब, उनकी तबीयत नासाज रहती है। आपको पता होगा कि चंद महीने पहले एक उनको हार्ट अटैक भी आया और वो उस तरह से एक्टिव मैंने नहीं थे, और मैंने हमें भी एक है। बहुत मुतहरक वजीर दाखिला की जरूरत थी। शेख रशीद साहब चूंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद ट्विन सिटीज, जिनको शहर इक़्तिदार भी आप कहते हैं, यहाँ की पैदावार है, यहाँ पले बड़े हैं ये, और सियासत में पिछले 35 साल से वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। क्योंकि हमारी जमात के साथ भी हैं, तो वो एक उस वक्त की एक बेहतरीन चॉइस थे, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी एक बेहतरीन चॉइस साबित होंगे। मुझे अपनी लीडरशिप के हर फैसले के साथ मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ, मुझे इस पे मेरे कोई तहफुजात नहीं है। फवाद चौधरी की बात आपने की कि वो भी हॉट फेवरेट थे, तो वो बिल्कुल थे, वो भी हमारी पार्टी का सासा है। लेकिन होता यही है कि जहाँ पे सीट एक हो, दो लोग दो चार हो, तो फिर एक ही को मिलती है, और शेख रशीद साहब इस वक्त बेहतरीन चॉइस थे। आप सिख मूवमेंट की बात कर रहे हैं, जो किसान मूवमेंट है इंडिया में। मैं आपको बताती चलूं कि जहां तक मैंने तारीख तो ज्यादा नहीं पढ़ी, ना मेरा कोई इतना तजुर्बा है पॉलिटिक्स के अंदर, लेकिन वो नागालैंड जो पिछले 40 साल से एक खाना जंगी की सूरत हाल थी, अलग पसंद तहरीकें वहां से उठी, दलित कम्युनिटी के हुकूक की कभी कभी भी हिफाजत नहीं की गई, उनके लिए कभी कोई नहीं उठा। नरेंद्र मोदी की वो फाशिस्ट गवर्नमेंट, ये वो आदमी है जिसके आगे पीछे कोई नहीं है। दर्द उसके उसको होगा जिसकी कोई औलाद होगी, जिसका जिसको कोई जिसका कोई आगे होगा कोई पीछे होगा, तो वो सोच समझ के चलेगा। ये वो आदमी है जिसने जब पहली वेव आई कोरोना की, तो उसने कहा कि जो लोग हमने एसओपीज बना दिए हैं, जो लोग फॉलो नहीं कर रहे, अगर वो मरना चाहते हैं तो वो मरे। ये तो ऐसा एक बेदर्द किस्म का आदमी है, इससे क्या तवक्को। हम तो खैर हमसाए हैं, अपने लोगों को कोई तवक्को नहीं है। मैं हैरान हो गई हूँ कि किस कदर लोग निकले हैं। आज आपने देखा होगा कि जयपुर का जीटी रोड उन्होंने बंद कर दिया, मेन जो लिंक रोड है जो दूसरे शहरों से उसका राब्ता बनाता है। जयपुर अमृत उधर है, राजस्थान में है, लेकिन यहाँ पे अमृतसर में देखें, पंजाब के अंदर, पंजाब का चंडीगढ़ को देखें, इसके भी रास्ते बंद कर दिए हैं उन्होंने। टोल प्लाजो पे कब्जे कर लिए हैं सिखों ने, और वहां पर बाकायदा एक आप कह लें कि कशमकश की सूरत हाल है, जहां पर रियासत और अवाम टकरा गई है। और नरेंद्र मोदी साहब अभी भी किसी लचक का मुजाहरा नहीं कर रहे, जिसका नुकसान अल्टीमेटली उन्हीं को होगा और किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। रही इनको सिखों को फैसिलिटेट करने की बात, इसका हमने आगाज बहुत पहले कर दिया था। सिखों को भी मेरा ख्याल है हमारे भाइयों को बाद में समझ आएगी, नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते फिरेंगे। वो खालिस्तान जिसकी इन्होंने तहरीक 72 साल पहले ही शुरू कर दी थी, शायद नरेंद्र मोदी के होते वो खालिस्तान बन भी जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हालात इस तरह के पैदा कर दिए हैं। नागालैंड ने अपना नक्शा अलग कर दिया,
तारीख में, 72 साल तारीख में पहली बार नेपाल ने अपने बॉर्डर्स बंद कर लिए इंडिया के साथ। उनको पता है हमारे पीछे कौन खड़ा है, बड़ी इकोनॉमी चाइना है या बड़ी आबादी चाइना है या इंडिया है, वो बेहतर जानते हैं। उनको अपनी सूरत हाल पता है, अपनी जियोग्राफिकल सिचुएशन को वो लोग समझते हैं। लेकिन बहुत बड़ी बात है, कहाँ नेपाल कहाँ इंडिया, लेकिन उन्होंने अपना बॉर्डर बंद किया और बहुत वाजे पैगाम दिया कि हमें बिल्कुल डिस्टर्ब ना किया जाए। वहां पे लद्दाख का मामला हुआ, वहां पे नागालैंड ने अपना नक्शा दिया, उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने अपना झंडा लहराया। इसी तरह से ये मोदी की गवर्नमेंट जो है, हम इनके शुक्रगुजार हैं अगर ये खालिस्तान भी बनाने में सिखों की मदद कर दे। मतलब इसको हम इस एंगल से देख लेते हैं। किसानों को जिस तरह से इन्होंने तंग किया, ये किसान मूवमेंट तो आज बहुत बड़ा एक आप कह लें कि लावे की तरह उबल के आई है। लेकिन इसकी इब्तिदा तो 5 साल पहले हो गई थी। 5 साल पहले भी अगर आप सोशल मीडिया पे थोड़ा सा इन्हीं के पेजेस पे पीछे जाकर देखें तो किसान आपको रोते हुए, बिलखते हुए, एहतजाज करते हुए नजर आएंगे। हम दुख की इस घड़ी में, इम्तिहान की इस घड़ी में आज उनके साथ खड़े हैं। अगर हम करतारपुर कॉरिडोर बना सकते हैं, उनको हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, जो 72 सालों में कोई गवर्नमेंट ना वहां की कर सकी ना यहाँ की कर सकी, तो हम यहाँ पर भी उनका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सर आप प्रोग्राम में आखिर में जा रहे हैं, बस थोड़ा सा टाइम है। सर हमें ये बताइए, इमरान साहब भी, कि जो 2-2.5 साल की गवर्नमेंट है इमरान खान साहब की, पीटीआई की, इसमें आप कितनी आप इनको मार्क्स दे सकते हैं कि खान साहब कितना कामयाब अभी तक हुए हैं अवाम को फैसिलिटेट करने में, और जो खान साहब ने वादे किए हैं उनको पूरा करने में? और क्या आपको खान साहब की गवर्नमेंट 5 साल पूरे करती नजर आ रही है? क्या पीडीएम का जो ये मूवमेंट है, क्या खान साहब की अपनी हुकूमत की कुछ नाकामियों का नतीजा है या इसके पीछे कुछ और है? तारिक भट्टी साहब, आपने इतने सवाल कर दिए ना, और मैं सही जवाब दूंगा ना सबके, तो मेरी बहन ये मोमना बड़ा बुरा मनाएंगे कि मैंने क्या जवाब दे रही है। लेकिन गुजारिश ये है, मैं थोड़ा सा एक अर्ज कर दूं। जी जी मेरी गुजारिश सुनने, पहली बात तो ये है कि जो अभी किसान मूवमेंट की आपने इंडिया में बात की ना, तो इंडिया में जो मोदी है, इसमें कोई शक नहीं कि वो फाशिस्ट है। और वो, मैं उस पर एक सिर्फ कमेंट जरूर करना चाहूंगा। इंडिया में आपको पता है पिछले इलेक्शंस जो थे उनमें मोदी को किसने कामयाब कराया? मोदी को कामयाब करवाया सरमायादारों ने। हम्म इंडियन इलेक्शन पे $14 बिलियन खर्चा आया। आपको पता है कि वो $14 बिलियन अमेरिकी इलेक्शन का खर्चा है। यानी दुनिया में महंगे तरीन इलेक्शन जो हैं वो इंडिया के हुए हैं। वहां ट्रकों के ट्रक शराब के लाके खोल दिए जाते थे और वोटर को खुश किया जाता रहा। असल प्रॉब्लम ये है कि ये किसान मूवमेंट जो है ये उन सरमायादारों के लिए खतरनाक है जिन्होंने मुंतखब करवाया था मोदी को, और वही मोदी से कह के इनके लिए इनको स्क्वीज करवा रहे थे। अब अवाम, आप जितना वो न्यूटन का कानून तो आपने पढ़ा होगा कि हर अमल का रद्द अमल होता है। ये अमल और रद्द अमल कुव्वत में एक जैसे, लेकिन होते मुखालिफ सिमत में है। अब प्रॉब्लम ये है कि वहां पे हालात जब इस कदर बन गए, तो अब उसके लिए मुश्किलें ही मुश्किलें। और मोदी, मुझे बड़ा इस पे है, ये तो कह रही थी ना कि मोदी जो है ना वो दोबारा ये हो जाएगा, तो मुझे याद आता था कि इमरान खान साहब ने ये भी दावा किया था कि अगर मोदी जीत जाएगा तो कश्मीर भी आजाद हो जाएगा। तो अल्लाह करे ऐसा ना हो जिस तरह मोदी ने कश्मीर में हालात को कर दिए। अल्लाह करे ये सिखों की मूवमेंट कामयाब हो ही जाए, चाहे मोदी के हाथों हो चाहे उनकी अपनी मेहनत से हो। क्योंकि ये वहां के गरीब आदमी का मसला है, एक आम आदमी का मसला है, और आम आदमी के मसाइल कमोबेश पूरी दुनिया में एक से ही होते हैं। अब आ जाता हूँ आपके इस सवाल की तरफ कि आपने जो हुकूमत के हवाले से कहा। जी सर। मैं समझता हूँ कि मुझे आप ये सवाल ना पूछें। आप अगर मोमिना साहबा से सवाल पूछेंगे और ये अपने दिल पे हाथ रख के ये कह दें कि इमरान खान साहब ने जो वादे किए थे वो पूरे हो गए हैं, तो मैं फिर भी तस्लीम कर दूंगा कि इन्होंने जो कहा है बिल्कुल ठीक हो गया। उसकी वजह चाहे कोई भी हो, आप उसकी वजह कोरोना को करार दे दें, आप उसकी वजह पिछली हुकूमतों को करार दे दें, आप उसकी वजह किसी को भी करार दे दें, तो आप बरीउज़्ज़मान नहीं हो सकते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मान लिया इकोनॉमी की सूरत और बड़ी खराब थी जी, पिछली हुकूमतें लुटेरी थी, डाकू थी, चोर थी, करप्शन के किंग थे। उन्होंने इतनी करप्शन की कि हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। लेकिन मेरे भाई, गुड गवर्नेंस पे तो कुछ खर्च नहीं आता। आपने पंजाब जैसे सूबे में, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहां पे 6 आईजी तब्दील कर दिए, 5 चीफ सेक्रेटरी तब्दील कर दिए, लेकिन फिर आगे करप्शन रुकने का नाम नहीं ले रही।
कोई बंदा जो है वो कहीं जाता उसका काम होने को नहीं। किसी अस्पताल, सरकारी अस्पताल में चला जाए, उसका हाल देख ले, स्कूलों का हाल देख ले। गुड गवर्नेंस में तो आपके पैसे नहीं लगने थे। इमरान खान साहब को चाहे पीडीएम ने जो है को मौका, ये कहेंगे जी पीडीएम ने हमें उलझाए रखा है, हमें काम नहीं करने दिया। भाई किसी ने आपके हाथों नहीं पकड़े। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आप अल्लाह करे कि ये पांच, मेरी शदीद ख्वाहिश है कि ये 5 साल पूरे करें, ताकि इन्हें ये कहने का मौका ना मिले कि हमें तो 5 साल पूरे ही नहीं करने दिए गए। मैं आपसे अर्ज करूं, सिर्फ अगर अब लाहौर शहर की बात करूं तो 263 स्कीमें थी जो फरवरी में शुरू हुई थी, तरक्याती जो प्रोजेक्ट थे। उनमें से नवंबर तक सिर्फ 43 मुकम्मल हो सकी हैं। बाकी कोई स्कीम मुकम्मल ही नहीं हो सकी। अब मुझे आप ये बताएं, 2.5 साल आपने लगा दिया, आपका मुकाबला किससे था? आपका मुकाबला था, आप 1001 इख्तलाफ करें, लेकिन आपका मुकाबला था शहबाज स्पीड से। ये नहीं मैं कहता कि उन्होंने बड़ी ईमानदारी से काम किया होगा, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने किकबैक्स नहीं ली होंगी, लेकिन एक चीज पे आपको मानना पड़ेगा कि शहबाज स्पीड किस तरह से बनी थी। इस तरह से बनी थी कि उन्होंने प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया था। वो जो प्रोजेक्ट करते थे उसको दिनों में मुकम्मल करके ये जा वो जा। अब ये मामला कि आपने उस शहबाज स्पीड का मुकाबला करना था, आपने पूरे लाहौर में एक अंडरपास बनाया है, उसकी 7 दफा इफ्तिताह की डेट चेंज हुई है, 7 दफा। और जो जब आपने इफ्तिताह कर दिया उसके भी 3 हफ्ते बाद तक उसकी सर्विस रोड्स नहीं थी खुल सकी। आप मेरी बहन से पूछ लें, 3 हफ्ते तक उसकी साइड रोड नहीं खुली, सर्विस रोड नहीं खुली अवाम के लिए। वो तो खुल गया लेकिन वहां पीछे भी काम हो रहा था। गुजारिश ये है कि अब आप 6,000 करोड़ के लाहौर के लिए प्रोजेक्ट दे रहे हैं। परसों सीएम साहब ने ब्रीफिंग दी थी, मैं भी उस ब्रीफिंग में मौजूद था। 6,000 करोड़ के आप तरक्याती काम करवाने जा रहे हैं सिर्फ लाहौर में। मुझे आप ये बताएं कि आपको किसने कहा था? तमाम प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके इफ्तिताह अल्लाह करे आप 5 साल पूरे कर जाएं, लेकिन अगली हुकूमतें आके करेंगी। तो फिर आपको उससे क्या फायदा हुआ? गुजारिश ये है कि जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए ना, वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। आप भी अगर आप चाहते हैं कि अगले इलेक्शन में आप अवाम के पास जाएं तो अवाम आपको वोट दे, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आप दुगनी से ज्यादा वो कहते हैं वक्त कम है और मुकाबला सख्त। आप अपनी स्पीड को इतना तेज कर लें, आप मामला को इस कदर बेहतर कर लें कि जब आप अवाम के पास जाएं तो लाहौरिये जिंदा दिलाने लाहौर और पंजाब के लोग कम से कम आपको वेलकम करें। वो आपसे गिले ना करें, यहाँ मेरी तरह बैठ के नुक्ते ना निकालें, बल्कि मेरी तरह किसी आप सहाफी से बात करें तो वो कहे यार इस पे मैं क्या करूं, मैं तो कोई बात ही नहीं कर सकता, इनकी परफॉर्मेंस ही इतनी अच्छी है। इसलिए अब जो 2.5 साल रह गए हैं इनको दिन रात एक करने की जरूरत है, और इनको इस बात की सख्त जरूरत है कि आवाम से किए गए वादे अपने मंशूर के मुताबिक ये पूरे करने, कुछ एक्स्ट्रा ना करें, लेकिन जो इन्होंने वादे किए थे वो जरूर पूरे कर दें। जी मैडम, आपने सुना मुमना के इमरान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जब हम राइट वे पे चलते हैं, हमारा रास्ता सीधा है, हम काम करते होते हैं, तो हमें फिर साइडों पे जो मर्जी जितनी मर्जी रुकावटें आए, फिर अवाम बिल्कुल आपके साथ खड़े होते हैं, कहते हैं कि ये गलत है क्योंकि वो तो बंदा काम कर रहा है। लेकिन जो बुजदार साहब हैं उन पे बहुत सारे लोगों की ये मतलब बात करते हैं कि वो इतने एक्टिव नहीं है जितना होना चाहिए, कम से कम लाहौर में होना चाहिए जब आपका शहबाज शरीफ जैसे लीडर के साथ मुकाबला हो। तो इस पे आप क्या कहना चाहती हैं? मैं इस पे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जब 5 साल मुकम्मल होंगे तो लोग कहेंगे कि एक वजीर आला आया था एक पसमानदा इलाके से उठकर, और उसने सिर्फ लाहौर के लिए या अपने इलाके की तरक्की के लिए काम नहीं किया, उसने पूरे पंजाब की फलाह के लिए काम किया। मुझे बहुत अफसोस के साथ यहाँ पे एक बात का हवाला देना पड़ रहा है। पिछले दिनों मैं ट्विटर पे देख रही थी और बाकी सोशल मीडिया के जितने मीडियम्स हैं, जितने प्लेटफॉर्म हैं, वहां पर मैंने देखा कि जो बारिशों का एक स्पेल आया हुआ है पंजाब में। हमारी पुरानी जो अदवार थे, नून लीग का हो या काफ लीग का हो या किसी का भी, जब आप एक पौधा लगाते थे तो आप उसके इर्द गिर्द लोहे का एक जंगला लगा देते थे उसकी सेफ्टी के लिए, कि उसको आवारा जानवर ना खाएं और वो ग्रो कर सके। उसी एक जंगले के भी अंदर एक बच्ची ने छुपने की, बारिश से पनाह लेने की कोशिश की। मुझे बड़ा दुख हुआ उसको देख करके। जब आप पनाहगाहों का मजाक उड़ाते हैं, जब आप लंगर खानों का मजाक उड़ाते हैं, तो आपको गुर्बत की,
आपको ये हालत नजर नहीं आती? आपको ये सूरत हाल नजर नहीं आती? उसने भूखों को खाना खिलाना शुरू किया, उसने बेघरों को छत देनी शुरू की, गर्मी सर्दी में तहफ्फुज देना शुरू किया। ये बहुत बुनियादी बात है। आप जब बात करते हैं ना इंसानी हकूक की और अपने अवाम के हकूक की, तो वो यहाँ से शुरू होते हैं। और समझे कि हमने इसको जीरो से स्टार्ट किया है। जब ये सरकार गई है ना पुरानी हमारी, आपको पता है कि अपनी हुकूमत के आखिरी 3 महीनों में 5,500 समथिंग, मतलब 5,500 से ज्यादा मंसूबों के इफ्तिताह करके चले गए थे, जिनमें से एक भी मंसूबा हमने बंद नहीं किया। उनको लेकिन हमने मैडम जारी वो आए रखा तो है। नहीं है ना, जी जी, हमने वो उनको भी जारी रखा है, उन पर काम हो रहा है। अब देखें जी, कोरोना की जो वबा पिछले 1 साल से इस पूरी दुनिया को वो खा गई है, उसकी इकोनॉमी बर्बाद कर दी है। इटली का, आप यूरोप में बैठे हैं, इटली, जी स्पेन, फ्रांस, आप देखें कितना बड़ा हेल्थ सिस्टम है, हमसे बहुत बड़ा है, लेकिन वो जी हेल्थ सिस्टम बैठ गए थे। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह की हमारी गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजी बनाई, हमने उसे कम ओवर कर लिया, हम उस वबा के जीत गए उस वक्त। और इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि पीडीएम का एक और मंशूर भी जो पीछे चल रहा है, जिसका वो बिल्कुल जिक्र नहीं कर रहे, वो शायद ये भी है कि किसी ना किसी तरह से वबा भी मजीद फैल जाए, मोहलक हो जाए, लोग बीमारी में मुब्तला हों, हेल्थ सिस्टम बैठ जाए, लोग हुकूमत से नफरत करने लगे। तो मेरे भाई, हम नफरत की सियासत पे यकीन नहीं रखते, और इन लोगों ने हमेशा नफरत की सियासत की है, दूसरे से नफरत का वोट लिया है। इनको मोहब्बत का वोट तो आज तक नहीं मिला, दोनों जमातों को ये नफरत का वोट लेते रहे हैं। और अभी भी अगर ये समझती है मरियम बीबी कि इनको नफरत का वोट मिलेगा, तो ये बिल्कुल इसको भूल जाएं, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम बहुत बाशऊर हो चुके हैं। इनको, ये वो अवाम है जिनको फॉर्म 14 और 15 का पता नहीं था। इमरान खान ने अगर 126 दिन धरना दिया था, तो उसने अवेयरनेस भी दी थी। आज मुझे बता दें, आज ही के जलसे के बारे में बता दें कि इसमें सिवाय इसके कि हम मार्च करेंगे, कौन सी अवेयरनेस दे के गए हैं लोगों को? आटा, चीनी और गंदम बता के गए हैं लोगों को। ये बता के गए हैं कि जी नवाज शरीफ बाहर बैठा हुआ कुर्बानी दे रहा है, जो जरदारी साहब हैं वो पता नहीं कहाँ पे बैठ के कुर्बानी दे रहे हैं। मुझे तो मैं ये समझ नहीं आ रही थी। एक बात जी ऐड जी। करना चाहूंगा आपकी इजाजत से। ये मसाइल हैं तो जरूर ना, चीनी का भी बहरान आया, पेट्रोल अच्छा का भी भट्टी साहब, आया था, लेकिन कब ओवर कर भट्टी लिया साहब गया? एक चीनी सेकंड, सस्ती हो एक गई है। सेकंड, मोमना जी मोमना साहब एक सेकंड। भट्टी साहब, अगर आप मुझे इजाजत दे दें, मोमना साहब बस जारी रखें, तो मुझे आप इजाजत दे दें, मैं इजाजत चाहूंगा, मैंने किसी जगह पे पहुंचना है। सर, थैंक यू आप वेरी बड़े मच, तैयार बहुत होकर शुक्रिया। बैठे हैं, हाँ लग रहा है जी। आपने पहुंच गए। नहीं आप नहीं नहीं नहीं, मैं तो शो, अपने शो से उठ के आ गया था जी, तैयारियां मुझे आपकी, बहुत शुक्रिया आपसे आपका। मुकाबला तो नहीं। थैंक यू, थैंक नहीं नहीं सर, मुझे आगे सर का दर्द हो रहा है, मैं बड़ी मुश्किल में बैठी हुई हूँ। सर, थैंक यू वेरी मच, नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया अल्लाह आपका। अल्लाह आपको सेहत दे जी, अल्लाह आपको सेहत दे। बहुत थैंक यू शुक्रिया भट्टी शुक्रिया, सर, बहुत साहब, थैंक थैंक शुक्रिया। यू। ओके, यू। अल्लाह। वेलकम। जी मैडम, हाँ तो जी। बात यह जी। है कि बात ये तो है ना, इसमें मसाइल तो जरूर है ना कि गंदम, चीनी और ये सारे बहरान पैदा हुए, तो उसके भट्टी बाद ही ये साहब, आपकी मसला। बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त है। आप ये देखें कि बहरान की वजह बनने वाले लोगों को किस तरह से फिर साइड पर किया गया, उनसे सारे इख्तियारात ले लिए गए। चीनी की कीमत बहुत नीचे आ गई है। और दूसरी ये चीज है कि हमने हर मसले पर काबू पाने की कामयाब कोशिश की है। अगर ये उस तरह के मसाइल नहीं है कि आप जैसे कि पहले होता रहा है कि मतलब एक बहुत ज्यादा लोगों को मुश्किल का, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो आप उसे नजर चुराएं और आप इंतजार करें उस वक्त का कि लोग उस चीज को डिस्कस करना छोड़ दें और उसके आदी हो जाएं। हमने लोगों के तहफ्फुजात का बिल्कुल, हमने उनका एहसास किया है, उन्हें दूर करने की कोशिश की है। और उम्मीद करते हैं कि दोबारा से इस तरह की ऐसी सूरत हाल कभी पैदा नहीं होगी। लेकिन आप ये कार्ड कितनी देर तक खेलेंगे? जब ये मुस्तहकम हो रही है मैशियत, लोगों की जिंदगी में आसानी आ रही है, रिवर रावी प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं या अपना घर की बात कर लेते हैं, वो भी काम शुरू हो गया। ये बार बार कहते हैं 1 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? 1 करोड़ नौकरियां, कोई मतलब अगर 5 साल आप देखें कि बेरोजगारी कहाँ पर जाती है, उसका क्या तनासुब निकलता है, पहले क्या थी, अब क्या सूरत हाल है। मुझे नहीं लगता कि लोगों को स्टेज पर खड़े होकर गुमराह करके आप खुदा ना खास्ता इस मूवमेंट को कामयाब कर लेंगे और तसादुम हो जाएगा इदारों का और अवाम का, और जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी डूबती हुई सियासी कश्ती को थोड़ा सा सहारा देने की कोशिश है। दोनों खानदान, मैं ये कहूंगी, मैं पार्टियां नहीं कहूंगी, दोनों खानदान जानते हैं कि पाकिस्तान के अवाम बाशऊर हो गए हैं और उन्हें बुरी तरह से रद्द कर चुके हैं। और सिंध में जो पिछले 35 साल से
अजारादारी है जिनकी, उनको अपना मुस्तकबिल बिल्कुल तारीक नजर आ रहा है। वो जो आज बिलावल साहब ने कहा कि रोशनियों के शहर अंधेरे में है, वो असल में उनकी नजर अपने मुस्तकबिल पे पड़ गई। 2023 पे उनकी नजर पड़ गई है, उधर स्टेज पे खड़े खड़े, और उनको वो तारीख नजर आया। ना आखिर में ओवरसीज पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान का खान साहब हर जगह पे कहते हैं बैकबोन है असासा पाकिस्तान है, की, बिल्कुल। असासा है, रीढ़ की हड्डी है, और इतना वो रेमिटेंस भेजते हैं। इस हवाले से जो खान साहब, क्या वाकई आप ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक देने जा रहे हैं? खान साहब वाकई इसमें सीरियस हैं? क्या वाकई दे रहे हैं, या ये सिर्फ बिल्कुल कहने की संजीदा है, बिल्कुल संजीदा है, कहने की हद तक कोई बात नहीं है। देखें, आज तक यहाँ पर लीडरान सिर्फ कहते रहे। इमरान खान वो वाहिद मुनफरिद और अजीम लीडर है कि उन्होंने जो कहा है वो करके दिखाया। उसकी छोटी सी मिसाल आप ये देख ले कि खान साहब फरमाया करते थे कि ये सब एक पेज पे आ जाएंगे, ये कोई किसी का पेट नहीं फाड़ेगा, ये कोई किसी को लड़काना कि सड़कों पे नहीं घसीटेगा, ये एक पेज पर होंगे, ये इनके साथ मौलवी भी होंगे, ये सब लोग वो सारे एक पेज पे हैं। बहरहाल ये तो हो गई एक अजराह मजाक, लेकिन खान साहब ने हमेशा जो दावा किया है उसको करके दिखाया है। और ओवरसीज पाकिस्तानियों से आज की वाबस्तगी उनकी नहीं है। जब शौकत खान हम बनाने चले थे तब से वो ओवरसीज पाकिस्तानियों से बहुत मोहब्बत करते हैं, नर्म गोशा रखते हैं, और उनकी सहूलत के लिए, उनके तहफुजात दूर करने के लिए बिल्कुल कोशा हैं। और हर तरह की इसके ऊपर अगर हमें लेजिस्लेशन करनी पड़े ईवान के अंदर, हम वो भी करेंगे, और हम अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान का फख्र बनाएंगे पाकिस्तान के लिए, कि ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया में कहीं भी हों, वो अपने आप को पाकिस्तानी कहने में, बताने में फख्र महसूस करें। बहुत शुक्रिया मोमना, थैंक यू वेरी मच। आपने आखिरकार हमें टाइम दे ही दिया, लेकिन मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि वो आपकी सेहत के लिए दुआ करें। वो तो मुझे उस दिन बात बहुत करके शुक्रिया। पता चला कि आपके फ्रैक्चर भी हुआ और आप कोरोना में भी इस क्राइसिस से गुजर के आई हैं। अल्लाह ताला आपको जल्द जल्द मुकम्मल सेहत दे और आप अच्छे आमीन, तरीके बहुत से शुक्रिया। कर सकें। थैंक यू वेरी बहुत मच। शुक्रिया आपका, आपका प्रोग्राम करने में बहुत मजा आया, बहुत खुशी हुई। इंशाल्लाह दोबारा भी शिरकत होगी। चले, थैंक यू मैं सो मच। इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ कि आइंदा, अभी मेरी फेसबुक वो मौलाना साहब जो खादिम रिजवी साहब की खबरें मैंने लगाई थी, उस वजह से ब्लॉक है, इसी वजह से कोई इतना अच्छा प्रोग्राम भी नहीं। 15-20 दिन बाद इंशाल्लाह हम आपको दोबारा दावत देंगे। जरूर इस बात जरूर के साथ कि आप तशरीफ लाएं, तो इंशाल्लाह एक अच्छा सा जरूर प्रोग्राम। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मैडम, जरूर, थैंक यू वेरी बहुत मच। शुक्रिया जी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। स्पेन में वाक़ कुर्तबा रेस्टोरेंट, पाकिस्तान से मीलों दूर पाकिस्तानी खानों का बेहतरीन मरकज। लजीज मिक्स ग्रिल्स, उम्दा कढ़ाई डिशेस और बहुत सारी रवायती डिशेस आपके लिए खास ताज़ा तैयार की जाती हैं। बेहतरीन सर्विस और खूबसूरत माहौल, तो जब भी याद आए वतन की, जरूर आए कुर्तबा रेस्टोरेंट। याद रहे, हमारी कोई और ब्रांच नहीं। वतन से दूर रहने वाले पाकिस्तानी अपने प्यारों को पैसे नहीं, उम्मीदें भेजते। मेहनत ही जहन में सवाल आता है कि इंश्योरेंस क्या है। मरने के बाद पैसे मिलने को इंश्योरेंस कहते हैं, तो आप कह सकते हैं मुझे इसकी जरूरत नहीं, पर क्या आप ये कह सकते हैं कि हमें इसकी जरूरत नहीं? तसव्वुर करें, ये आपकी फैमिली है और आप इसके सरबराह हो। आपकी हमेशा यही कोशिश होगी कि मेरी तरफ से इनको किसी चीज की कमी ना हो, लेकिन आप इन 3 चीजों के सामने मजबूर हो: डिजीज, डिसेबिलिटी और वक्त से पहले डेथ का होना। आपके पाकिस्तानिया मोबाइल बादलोना आपकी खिदमत में पेश हमारे यहाँ होलसेल मोबाइल एसेसरीज और होलसेल मोबाइल रिपेयरिंग के लिए तशरीफ लाएं। हमारी स्पेशल प्रोडक्ट्स चार्जर, केबल, हेडफोन गारंटी के साथ, रिपेयरिंग का सामान, मोबाइल कवर्स, प्रोटेक्टर्स, स्मार्ट वॉचेज, स्पीकर्स, मोबाइल बैटरीज और आपके किचन में इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रॉनिक का सामान दस्तयाब है। आपकी मसरूफियात के पेश नजर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें। मोबाइल से मुताल्लिका हर किस्म का स्पेयर पार्ट दस्तयाब है। तमाम फोन्स की LCDs, सैमसंग ओरिजिनल सर्विस पैक दस्तयाब हैं।
हमारी खिदमत हासिल करने के लिए हस्पतालत बार्सिलोना सेंटर और बार्सिलोना में हमारे स्टोर्स पर तशरीफ ला सकते हैं। स्पेन में वाक़ कुर्तबा रेस्टोरेंट, पाकिस्तान से मीलों दूर पाकिस्तानी खानों का बेहतरीन मरकज। लजीज मिक्स ग्रिल्स, उम्दा कढ़ाई डिशेस और बहुत सारी रवायती डिशेस आपके लिए खास ताज़ा तैयार की जाती हैं। बेहतरीन सर्विस और खूबसूरत माहौल, तो जब भी याद आए वतन की, जरूर आए कुर्तबा रेस्टोरेंट। याद रहे, हमारी कोई और ब्रांच नहीं।